जय हिंद। आज हम देखेंगे संसाधन के साधन। तो हम पिछले वीडियो में कवर किए थे संसाधन, जो क्लास 8 और 10 के लिए था। ठीक है, तो ये भी वीडियो वही है, उसके आगे का। ठीक है, तो आप देखें इसे और थोड़ा रिवाइज कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि वीडियो में अगर रिवाइज किया जाता है तो उससे ये होता है कि आप जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में ये अच्छे से इम्प्रूव होता है, मतलब आ जाता है। ठीक है, तो संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है, उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। मानवीय संसाधन उसे कहा जाता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे मानवीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक ने या हमें नेचर ने जो दिया है वो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि, मिट्टी, जल, ये सब। ठीक है, और मानवीय संसाधन जैसे कार, स्कूटर और ये डिजिटल बोर्ड और चेयर, फैन, ठीक है, इत्यादि। और देखें जो प्राकृतिक संसाधन है इसे दो भागों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक। जो सजीव हो, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि। और अजैविक संसाधन वो कहलाते हैं जो निर्जीव हो। ठीक है, जैसे कि आपको पानी और मिट्टी, ये सब निर्जीव है। ठीक है, तो इसमें एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वो होता है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा आ जाए, जैसे जल, मिट्टी, वायु इत्यादि। और अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा पुनः न वापस आ सके, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि। ठीक है, तो आगे इसके आगे हम लोग चलने वाले थे। ठीक है, फिर ये आज की वीडियो के बाद ये हम लोग मानवीय संसाधन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो वो तीसरा पार्ट होगा। तो आप आशा करते हैं कि जुड़े रहेंगे। ठीक है, और कल की वीडियो में आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये छूट गया था टॉपिक क्लास 8 का, जैसे कि सर्वव्यापक संसाधन इसे कहा जाता है और स्थानीय संसाधन इसे कहा जाता है। ठीक है, सर्वव्यापक, सर्व मतलब सभी स्थानों पे पाए जाने वाला संसाधन ही सर्वव्यापक या सभी। सर्वव्यापक का अर्थ वही है कि जो सभी। ठीक है, तो जैसे कि सर्वव्यापक संसाधन वो बताता है जो सभी जगह पाया जाए। ठीक है, वो होता है सर्वव्यापक, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी और भी वगैरह वगैरह। ठीक है, और स्थानिकी संसाधन उसे कहा जाता है जो किसी विशेष स्थान पे या किसी एक स्थान पे पाए जाने वाला संसाधन और स्थानिकी संसाधन कहलाता है। जैसे कि धातु, आप तो कहेंगे लोहा हर जगह पाया जाता है, लेकिन जो नेचुरली रूप से, जो प्राकृतिक रूप से जो खदानें होती हैं, जो वहां पे हर जगह तो पाया नहीं जाता। ठीक है, तो इसीलिए धातु हर जगह नहीं पाया जाता। उपजाऊ मिट्टी उत्तर भारत में ही पाया जाता है, हर जगह तो पाया नहीं जाता। ठीक है, काली मिट्टी मद्रास में ही पाया जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि एक दूसरे पार्ट में भारत में कृषि, ठीक है, तो उसका भी है, जैसे रबी, खरीफ, जायद। तो इसमें आप पढ़ेंगे उपजाऊ मिट्टी कितना है, कहाँ पे है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी है। और ये देखें आगे बढ़े, जैसे कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। इसे हम देखो दो टॉपिक में या दो आंसर लिखे हैं। एक पहला लिखे हैं, संसाधन को हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें और उसे बचाएं। ये होता है संसाधन संरक्षण, मतलब उसका बचाव करना, किसी संसाधन का बचाव करना। जैसे जल का हम उतना मात्रा में यूज करें जितना हमें पीना हो या जितना काम हो। ठीक, जैसे कि हमें नहाना है, एक बाल्टी में हम नहा लेंगे, लेकिन हमें चाहिए पूरा 10 बाल्टी, या मशीन चालू कर दिए 2 घंटा नहा ही रहे हैं, या पूरा तालाब में घुस गए भैंस को लेके साथ में। ठीक है, तो ये सब है प्राकृतिक को, जो नेचुरली रूप से पानी है उसे गंदा कर देना। समझ रहे हैं ना? संरक्षण मतलब भैंस को अगर नहलाना है तो खेत में ले जाके बाल्टी से पोखरी में पानी निकाल के नहला दो। कितना लगेगा? 10 बाल्टी। तो किसी संसाधन का उतना ही उपयोग करना जितना आपके लिए जरूरत हो। जैसे पेड़, आपको ईंधन का इस्तेमाल है। ठीक है, आपके घर मान लो चूल्हा पे खाना बन रहा है। ठीक है, तो आप पेड़ को उतना ही लकड़ी काटे जितना आपको जरूरत हो, फिर 10 दिन बाद काट लीजिए। लेकिन वो जो टहनी है, आप कहेंगे हम टहनी काटते हैं। ठीक है, टहनी काटेंगे 10 दिन पहले इकट्ठा एक दिन काट दिए, पूरे 1 महीना का हो गया, तो आप 10 दिन बाद काटिए, तो 10 दिन तक तो वो टहनी ऑक्सीजन देगा, प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध रखेगा। तो ये जरूरतें हैं, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, और पेड़ लगाने से ही जानवर सुखी रहेंगे। और
जब इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि एक जानवर दूसरे जानवर पे कितना डिपेंड है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब पारिस्थितिकी तंत्र वाला वीडियो देखें तो हमें जैसे कि संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को उस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए कि जितना हमें चाहिए, जरूरतमंद हो उतना ही उपयोग करें। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, आप उसका उतना ही उपयोग करिए कि जो आपका आने वाले पीढ़ी है आपका वो उपयोग कर सके। जैसे कि आप पहले मिट्टी के तेल पाते थे, घर वाले पाते थे सरकारी योजना के तहत। ठीक है, तो वह उसमें आपको केरोसिन या मिट्टी का तेल मिलता था, लेकिन आज नहीं मिलता क्योंकि उसका उत्पादन खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, और कुछ कंपनियां आप डायरेक्ट खरीद लेती हैं, इसीलिए हम लोग को अब केरोसिन नहीं मिलता। ठीक, तो आगे बढ़े कि हमें भी कोई भी संसाधन का उपयोग करना है। देखो संरक्षण, ये दूसरा आंसर है कि कोई भी संसाधन का है, संरक्षण का तात्पर्य यह है कि बचाव, किसी भी संसाधन को बचाना है। संरक्षण का तात्पर्य है बचाव। ठीक, तो जितने संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमें पेट्रोल को कैसे यूज करना चाहिए, कितने काम के लिए यूज करना चाहिए, डीजल का कैसे, मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम विवेकपूर्ण, बुद्धिपूर्ण और जरूरत से ज्यादा उपयोग ना करें। ठीक है, जैसे जल है पीने के लिए है, एक गिलास पिए और लड़ा दिए पूरा, तो ये सब फिजूल का खर्च न करें। ठीक, और देखिए जल का कम से कम उपयोग करिए। ठीक है, पेड़ों को बचाइए और उसे कम काटिए। ठीक, आशा करते हैं आप संरक्षण को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो उसका संरक्षण का मेन टॉपिक है कि बचाव। ठीक, तो आप प्राकृतिक संसाधन को, पेड़ पौधे, मिट्टी, वायु को कैसे बचा सकते हैं। वायु को, जैसे कि आप ज्यादा कीटनाशक दवा न छिड़के, जैसे कीटनाशक दवा आप छिड़कते हैं तो उसमें दवा वायु में भी मिल जाता है। प्लस आप धुआं करते हैं, जैसे कि आप फसल काट के उसे जला देते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये भी तो जरूरी होता है, लेकिन कि वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कारखानों से, सबसे ज्यादा कारखानों व कार से, कारखानों यानी कंपनियों से एवं कार से माना जाता है जो कार का धुआं है, पॉल्यूशन है, वो सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक कार का पॉल्यूशन है, और इससे कम जहाज का पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो जहाज का होता है वो वायुमंडल के ऊपरी सिरे पे होता है और ये वायुमंडल के निचले पृथ्वी के सतह पे होता है, कार वाला। लेकिन यह इससे हानिकारक, सबसे हानिकारक ये वायु जो वायुयान से निकलते हैं धुएं उसमें होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। सतत कोषणीय विकास, सतत कोषणीय विकास वह होता है जैसे कि वह संसाधन को हम कम से कम उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, जो हम अपने पीढ़ी के लिए बचा के रखें। ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है उसे हम बचा के रखें संसाधन, वह सतत कोषणीय विकास कहलाता है। सतत कोषणीय विकास किसे कहते हैं, जैसे कि हम संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखें। ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल अब खत्म हो चुका है, जो आने वाली जनरेशन है क्या वो मिट्टी का तेल, केरोसिन जानेगी? नहीं। पेट्रोल धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, तो क्या ये जान पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े, ऐसा करते समझ में आया होगा। अब आए हम टॉपिक में। ठीक है, तो शक्ति के संसाधन या साधन। ठीक है, शक्ति के साधन यह होते हैं दो प्रकार से, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। ठीक है, इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, तो देखिए ये होता है परंपरागत संसाधन कौन कहलाते हैं, जैसे कि हम लिखे हैं जो ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे जो हमें प्रकृति द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है उसे परंपरागत संसाधन कहते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, खनिज तेल इत्यादि। और देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा वो होता है जैसे कि वो प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम मनुष्य थोड़ा बहुत मानव द्वारा रूपांतरित करके, जैसे हवा है, हवा को वो जो गति है उसके द्वारा हम पवन चक्की लगा दें और वो जो पवन चक्की चलेगा उसमें हम लगा देंगे टरबाइन। अब वो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो चल रहा है, जो पवन चक्की की ब्लेडें चल रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। तो उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देना वो होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखा सके यहाँ पे इधर पवन चक्की, जैसे कि यह हवा द्वारा ये पवन चक्की घूमेगा। ठीक है, ये हवा द्वारा पवन चक्की घूमेगा
अब इसमें हम लगा देंगे टरबाइन, ठीक है। यहाँ पे मोटर लगा होता है, यहाँ पे टरबाइन होता है, तो जिससे यह ब्लेडें नाचेंगी और उसमें लगा दिया जाता है चुम्बक, ठीक है। चुम्बक जब वह पवन चक्की घूमता है तो उससे यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है। इस घूमने की क्रिया को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जब घूमता है तो उससे यांत्रिक ऊर्जा से टरबाइन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और हमें विद्युत प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब यह नदियों द्वारा बांध बनाया जाता है, ये बांध है, ठीक है, बांध, डैम, ठीक है। तो जो बांध है यहाँ पे हम टरबाइन लगा देते हैं और इस पत्ती पे जो पंखा है, इस पत्ती पे गिरता है जल, ठीक है। तो इस पंखे को जब जल गिरता है इस पे तो यह पंखे को घुमाता है, ठीक है। ये जब घुमाता है तो उससे भी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि उसे अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। आप देखें कोयला, जैसे कि यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक, खनिज तेल। तो आप कोयला देखें, कोयला होता क्या है, जैसे कि कोयला, कोयला जब जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है, देखो जब किसी भी धातु में, ठीक है, कार्बन की मात्रा 50 से 60 होता है तो उसे उस कोयला को हम पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट। कोयला को हम क्या कहते हैं? पीट। अब जब उसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70 हो या 75 हो, उसे कहेंगे लिग्नाइट, ठीक। फिर देखो जब 70 से लेकर लगभग 80 या 85 या 90 तक होता है तो उसे कहते हैं बिटुमिन और एंथ्रासाइट। जब कार्बन की मात्रा 100 से लेकर 90 से लेकर अधिक हो तो उसे कहते हैं एंथ्रासाइट। ये सबसे जितना अधिक कार्बन होगा वह कोयला मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत, ठीक, मजबूत होगा। और वह इसमें जितनी कोयला की मात्रा होगा वो मजबूत होगा। वह धीरे धीरे जब ये अधिक हो जाता है 100%, लगभग 100% इसमें कार्बन की मात्रा हो जाती है तो ये बन जाता है हीरा। क्या बन जाता है? हीरा, ठीक। और देखें आगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे होता है हम बताए हैं। जैसे जीवाश्मिक ईंधन या जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्मिक ईंधन उसे कहते हैं जो जीवाश्मों द्वारा बनता है। तो जीवाश्म कैसे बनता है? जब किसी वनस्पति, ठीक है, प्लस जीव जंतु के मरने के पश्चात जब वो सड़ते हैं उसके जो अवशेष बचते हैं या जो सड़ गल जाते हैं उससे बनता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। लेकिन ये तीनों अलग अलग रूप में बनते हैं। कैसे? जैसे कि आप समझें, किसी स्थलाकृति पे, स्थलाकृति मतलब किसी स्थल पे जब कोई पौधा गिरता है या सड़ता है, जब उसका मृत्यु हो जाता है, आसान भाषा में समझे, तो वो धीरे धीरे जो अपरदन द्वारा या वायु द्वारा जब मिट्टी उस पेड़ को दफन कर देता है धीरे धीरे, तो आप जानते होंगे जब ये पेड़ दब गया, ठीक है, तो ये धीरे धीरे सड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें जल की मात्रा नहीं रहेगा, तो वो बनेगा कोयला। जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जैसे कि हम समुद्र में देखें, ठीक है, समुद्र में देखें तो जब कोई मछली या पेड़ पौधे या वनस्पति कोई भी जब नीचे दफन होता है मिट्टी में, ठीक है, जब मिट्टी में दफन होता है तो वह पानी उसमें रिस के जाता है, ठीक है, जिसमें पानी के साथ सड़ता है वह क्या बनता है? पेट्रोल। क्या बनता है? पेट्रोल। जो पानी के साथ सड़ता है वो क्या बनता है? पेट्रोल। लेकिन समुद्र के तट पे जो वनस्पति या जीव जंतु दबते हैं और उन्हें रुक के पानी मिलता है, ठीक है, रुक के कभी कभी, तो वो बनता है प्राकृतिक गैस। लेकिन प्राकृतिक गैस इसमें भी बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई एक जीवाश्म मरा, अब वो जब डिकम्पोज होगा, जब सड़ेगा तो उसका धीरे धीरे आकृति में छोटा होगा कि नहीं, तो वो स्थानीय स्थलाकृति उसका खुला रहेगा। तो जब ये डिकम्पोज होगा, मान के चलो ये कोई मछली या पेड़ है, धीरे धीरे ये छोटा होता चलेगा। अब ये लिक्विड में बदल जाएगा और ऊपर का जो खाली स्थान है इसमें बचेगा प्राकृतिक गैस। क्या बनेगा? क्या बचेगा? प्राकृतिक गैस। तो इसमें हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस व पेट्रोल दोनों
पानी की क्रिया में भूमिका निभाते हैं, पानी के साथ बनते हैं, लेकिन कोयला बिना जल का बनता है। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर देखें, ये तो समझ आ गई। तो आपका आगे का सेशन रहेगा जैसे कि भारत में कृषि, ठीक है, और कृषि के ऋतु में। ये सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या होता है? जैसे यहाँ पे सन है, सूर्य है, ठीक है, तो उसका प्रकाश लेके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है। जब इस पे पड़ता है सोलर पैनल पे, तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी में, ठीक है, और वो बैटरी से इन्वर्टर में जाता है। तो इन्वर्टर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में, ठीक है, परिवर्तित कर देता है। ठीक, फिर आगे देखें, जैसे यहाँ पे ये है आपका ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या होता है? जब समुद्र में लहरें जो चलती हैं, क्या होता है? लहरें जब चलती हैं, जब लहरें चलती हैं, ठीक है, तो ये ब्लेड को घुमाता है। क्या करता है? ब्लेड को घुमाता है, जिससे टरबाइन द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक, फिर देखें हम यहाँ पे, ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, तो ये था। और ये है पवन ऊर्जा। देखो, जब ये ब्लेडें घूमती हैं, ठीक है, ब्लेडें घूमती है, तो ये हमें ट्रांसफार्मर द्वारा, देखो जैसे यहाँ पे शुरू से देख सकते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। तो आप देखें इसे 3D में, जब ये सौर ऊर्जा का ब्लेडें घूमती हैं हवाओं द्वारा, ठीक है, ब्लेडें घूमती हैं, तो ये करता क्या है कि जो ब्लेड है ये पवन चक्की है, ठीक है, तो ये ब्लेड को घुमाता है हवा, ठीक है, हवा घुमाता है, फिर इसमें जनरेटर या कह सकते हैं टरबाइन द्वारा घुमाता है, ठीक है। तो जब टरबाइन घूमता है तो वो विद्युत परिवर्तित करता है। ये विद्युत जा रहा है और आपके ट्रांसफार्मर पे आएगा, ठीक है, जिससे पावर हाउस से आपके घर पे, ठीक है। ये है पवन ऊर्जा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में